हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हन्ना अरेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हन्ना अरेंट से एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेंगे। और साथ के साथ हमें हन्ना अरेंट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, जैसे कि हन्ना अरेंट का संबंध किस विचारधारा से है, या हन्ना अरेंट ने अपने विचारों को किन किन टॉपिक पर व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में आपको हन्ना अरेंट जो है समुदायवादी विचारक के रूप में देखने को मिलती है, कम्युनिटेरियनिज्म के रूप में भी इनको आप पढ़ सकते हैं, और कहीं कहीं आपको हन्ना अरेंट में नव रूढ़िवादी विचारक के रूप में देखने को मिलता है, या कह लें नव परंपरावादी विचारक के रूप में आप हन्ना अरेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में हन्ना अरेंट को हम रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने हन्ना अरेंट के बारे में क्या पढ़ना है, इनकी रेवोल्यूशन के ऊपर क्या विचार हैं, या कह लें क्रांति के ऊपर इनके क्या विचार हैं। फिर इनके विचार हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के ऊपर कैसे हैं, ठीक है, लिबर्टी के ऊपर कैसे हैं। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सर्वाधिकारवाद के ऊपर, यानी कि टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, सर्वाधिकारवाद के ऊपर इनके क्या क्या विचार हैं। तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स आइडिया को इनको समझ लेते हैं। जो इनके बेसिक आइडियाज हैं उनको देखते हैं एक बार हम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और चैनल पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी पीपीटी, जो भी कंटेंट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और साथ के साथ आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं हन्ना अरेंट का सामान्य परिचय, यह जनरल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में क्या है। आधुनिक अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक हन्ना अरेंट का जन्म कहाँ होता है, हैनोवर यानी कि जर्मनी में 1906 में होता है। ठीक है, तो जर्मनी में इनका जन्म होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जर्मनी में जब जन्म होता है इनका, तो जर्मनी में नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद का उदय हो चुका है वहां पे अब। तो नाजीवाद के उदय के बाद उन्हें फत्ता से भागना पड़ता है, और भागते हुए ये फ्रांस के रास्ते से कहाँ पहुंचती हैं, अमेरिका पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर जैसे विचारकों का जन्म हुआ, हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ। तो हिटलर जैसे तानाशाह का जन्म हुआ तो वहां पर लोगों की आज़ादी कम हुई, लोगों की स्वतंत्रता कम हुई। तो अब इन ये बेसिकली जो हन्ना अरेंट है इनका मेन फोकस स्वतंत्रता के ऊपर है, कि लोगों को स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। ठीक है, लेकिन जहां पे नाजीवाद है, जहां पे फांसीवाद है, वहां पे तो स्वतंत्रता मिलने का कोई चांस नहीं होता। तो अब इनको यहां से भागना पड़ा, और ये फ्रांस के रास्ते होते हुए अमेरिका पहुंच गई। Hannah Arendt, a modern American philosopher and political thinker, was born in Hanover, Germany in 1906. After the rise of Nazism in Germany, she had to flee from there and reach the United States via France. ठीक है, तो ये फ्रांस में फ्रांस के रास्ते ये अमेरिका पहुंचती हैं। फिर आगे देखिए, वे मूलतः यानी हन्ना अरेंट मूलतः समुदायवादी विचारक भी हैं, मैंने आपको बताया था। ये समुदायवादी भी हैं, ये नवरूढ़िवादी भी हैं, नवरूढ़िवादी या नव परंपरावादी विचारक भी हैं। ठीक है, वे मूलतः समुदायवादी हैं जिन्होंने सरकार व नागरिकों के मध्य विद्यमान परंपरागत संबंधों को पुनः परिभाषित किया। अब ये समुदायवादी विचारक भी हैं, ये रूढ़िवादी विचारक भी हैं। तो समुदायवादी विचारक होने के नाते इन्होंने क्या किया कि नागरिकों के मध्य और सरकार के मध्य, ठीक है, सरकार और नागरिकों के मध्य परंपरागत रूप में क्या संबंध रहे हैं, कैसे संबंध रहे हैं, उनको इन्होंने परिभाषित करने का काम किया। आगे देखते हैं, पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को इतना ज्यादा महत्व दिया। अब यहां पे सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या है, सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि राजनीति का क्षेत्र,
राजनीति का क्षेत्र। हन्ना अरेंट सार्वजनिक जीवन को राजनीति के क्षेत्र से जोड़कर देखती हैं और राजनीति के क्षेत्र को ये कहती हैं कि यह क्या है, यही स्वतंत्रता का क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखना, सार्वजनिक जीवन जो है राजनीति का क्षेत्र है और सार्वजनिक जीवन में ये कहती हैं कि एक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि मानव के जीवन को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कैसे कैसे एक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है, लेबर क्या होता है, उनको हम आगे पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक जीवन को कहती हैं कि राजनीति का क्षेत्र है ये, और यही राजनीति का क्षेत्र क्या है, स्वतंत्रता का क्षेत्र है, या कह लें कि जो पब्लिक लाइफ है यही क्या है, लिबर्टी का स्फीयर है या लिबर्टी का एरिया है। हन्ना अरेंट के विचार जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल जैस्पर्स और मार्टिन हाइडेगर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, क्योंकि ये विचारक भी स्वतंत्रता के उतने ही समर्थक हैं जितनी की हन्ना अरेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सी इज इसेंशियली इन अ कम्युनिटेरियन हु रेडिफाइंड द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार जो है गवर्नमेंट और सिटीजनशिप के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए इसको इन्होंने रिडिफाइन किया है। ठीक है, दोबारा से परिभाषित किया है। द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु गेव सो मच इंपॉर्टेंस टू द पब्लिक लाइफ। ठीक है, इन्होंने ये पहली ऐसी थिंकर हैं जिन्होंने पब्लिक लाइफ पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, ये कहती हैं पब्लिक लाइफ जो होता है ये पॉलिटिकल लाइफ का एरिया होता है, पॉलिटिकल लाइफ का। ठीक है, और ये कहती हैं कि यही पब्लिक लाइफ जो है लिबर्टी प्रोवाइड करता है। चलिए आगे देखते हैं। हन्ना अरेंट्स आइडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल जैस्पर्स एंड मार्टिन हाइडेगर। तो हन्ना अरेंट के जो आइडिया हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो कार्ल जैस्पर्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं और मार्टिन हाइडेगर से। ये आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और बुक्स देखते हैं इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, सीक्वेंस में यानी कि क्रम वाइज, क्रमानुसार याद रखना है, क्योंकि 2021 के पेपर में हन्ना अरेंट का अभी शायद एक ही बार क्वेश्चन अभी मैंने देखा है हन्ना अरेंट के ऊपर, या एक आध बार कहीं और क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया हन्ना अरेंट के ऊपर कि इनकी बुक को क्रम से लगाने के लिए। ठीक है, क्रमानुसार इनको लगाओ। तो पहली बुक है इनकी द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, 1951 में लिखी गई। इसमें इन्होंने सर्वाधिकारवाद के बारे में बताया है कि कैसे टोटलिटेरियनिज्म का ओरिजिन होता है, कैसे उदय होता है। ठीक है, इनकी दूसरी पुस्तक है ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन, जिसमें मानवीय दशा या मानव की स्थिति के बारे में विवेचन किया गया है। और सबसे खास बात क्या है कि इसी पुस्तक में इन्होंने थियरी ऑफ एक्शन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, थियरी ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि क्रिया का सिद्धांत। क्रिया के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि मानव दो तरीके की क्रिया करता है, एक एक्शन करता है, दूसरा होती है उसकी थिंकिंग। एक्शन को इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, लेबर, वर्क और एक्शन। ठीक है, फिर थिंकिंग को इतना सपोर्ट इन्होंने नहीं दिया, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसको इन्होंने एक्टिवा वीटा कहा है, वीटा एक्टिवा कहा है, और इसको बीटा कंटेम्पलेटा बोला है इनको। ठीक है, थिंकिंग को आगे चल के वो सारी चीजें आपको एक इमेज के थ्रू, एक पीपीटी के थ्रू या फिर स्लाइड्स के थ्रू हम चीजों को सीख लेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको आपको याद रखना है क्रम वाइज। द ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म 1951 में, द ह्यूमन कंडीशन मानवीय दशा के बारे में, मानवीय स्थिति के बारे में, और थ्योरी ऑफ एक्शन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। फिर इसी पुस्तक में वर्तमान समय में यह कहा गया है कि इस पुस्तक में कि जो आज का समय है, जो वर्तमान समय है, यानी इनका वर्तमान कहने का मतलब था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1945 के बाद, इन्होंने कहा कि 1945 के बाद राजनीति को आर्थिक गतिविधियों से द्वितीयक माना जा रहा है, यानी कि राजनीति का क्षेत्र जो है, पॉलिटिकल सेक्टर्स जो है वो सेकेंडरी हो गया है और आर्थिक क्षेत्र आज के समय में प्राइमरी हो गया है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, एट प्रेजेंट पॉलिटिक्स इज अ बीइंग कंसीडर्ड सेकेंडरी टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर इनकी अगली बुक है
बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर, जो 1961 में लिखी गई है। हन्ना अरेंट ने अपनी इस पुस्तक में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया है। इसमें वह लिखती हैं कि राजनीति का अस्तित्व स्वतंत्रता के लिए है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो राजनीति का अस्तित्व है वो स्वतंत्रता के लिए है। अगर राजनीति स्वतंत्रता नहीं प्रदान कर पाती तो राजनीति खत्म हो जाएगी अपने आप, ठीक है। उसने सर्वसत्तावाद की आलोचना की है हन्ना अरेंट ने, ठीक है। हन्ना अरेंट ने सर्वसत्तावाद की आलोचना की है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जर्मनी में, इटली में तानाशाही शासन को देखा था जिसमें लोगों की स्वतंत्रता का दमन किया गया। क्योंकि उनके अनुसार, आगे देखिए, इन्होंने सर्वसत्तावाद की आलोचना की है क्योंकि हन्ना अरेंट के अनुसार आतंक जो है सर्वसत्तावाद का मूल मंत्र है, ठीक है। आतंक के माध्यम से ही, डर के माध्यम से ही सर्वसत्तावाद यानी तानाशाही शासन निकलता है, और डर से ही व्यक्ति की स्वैच्छिक कार्यक्षमता और सामर्थ्य भी समाप्त होती है, ठीक है। Hannah Arendt has given great importance to freedom in this book. In this, she writes that politics exist for freedom. She criticized the totalitarianism because, according to her, terror is the basic mantra of the totalitarianism, and the terror destroy the voluntary capacity and capacity of a person, ठीक है। अब इनकी अगली बुक है ऑन रेवोल्यूशन, जिसमें इन्होंने क्रांति के बारे में बताया है। इसमें हन्ना अरेंट अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का परीक्षण करते हुए यह बतलाती हैं कि किस प्रकार से एक नई राजनीति को जन्म देने से राजनीतिक स्वतंत्रता एक वास्तविकता बन जाती है, ठीक है। तो हन्ना अरेंट ने अमेरिका की क्रांति का, ध्यान रखना, समर्थन किया है और फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अपने नोट्स में आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा भी। तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से बताया इन्होंने कि एक क्रांति होती है और उस क्रांति से लोगों को आजादी कैसे मिल जाती है। तो इन्होंने अमेरिका की क्रांति का उदाहरण लिया कि अमेरिका में क्रांति हुई और लोगों को आजादी कैसे मिली। जबकि इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की बात की और फ्रांसीसी क्रांति की इन्होंने आलोचना की। इन्होंने बोला कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उससे लोगों को आजादी नहीं मिली, बल्कि उससे लोगों के कार्यों में वृद्धि हुई, लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़े, ठीक है। इन इट हन्ना अरेंट एग्जामिन्स द अमेरिकन एंड फ्रेंच revolutionaries to show the how to the creation of a new politics made political freedom a reality, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति में इन्होंने बेसिकली कहा कि फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की आवश्यकता की उत्पत्ति हुई, आवश्यकता की पूर्ति हुई, ठीक है। ध्यान रखना कि फ्रांसीसी क्रांति में हन्ना अरेंट ने कहा कि लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रांति की। जबकि अमेरिकन क्रांति में क्या हुआ, लोगों ने लिबर्टी के लिए क्रांति की, स्वतंत्रता के लिए क्रांति की, ठीक है। फिर इनकी अगली बुक है मैन इन द डार्क टाइम्स, जो 1968 में लिखी गई है। फिर ऑन वायलेंस, ठीक है। इसमें हन्ना अरेंट जो समसामयिक छात्रों के विद्रोह और असंतोष को, जो हिंसा को महिमामंडित करती है, तो इन्होंने हिंसा के बारे में उल्लेख किया है, ठीक है, ऑन वायलेंस में, ठीक है, 1970 में लिखी गई। इन दिस हन्ना अरेंट ग्लोरिफाइज द वायलेंस विच इज द रिवेलियन एंड डिसकंटेंट ऑफ द कंटेम्परेरी स्टूडेंट्स। फिर इनकी लास्ट बुक है या एक निबंध है, ये इसको बोल सकते हैं आप, ऑन पब्लिक हैप्पीनेस। तो ये आपको एक सीक्वेंस वाइज सारी बुक्स को देखने को मिलेगा, तो आपको रटने में, पढ़ने में, समझने में सारी चीज़ों को आसान कर देगा ये। तो आप प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। वो बात अलग है कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, नहीं आ पाने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जो कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, कुछ कॉलेज की वजह से। कॉलेज में करेंटली मैं भी डीओ में टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे भी काम का बर्डन हो जाता है, क्लासेस का बर्डन होता है, या असाइनमेंट्स का बर्डन आ जाता है, तो क्लासेस रेगुलर कभी कभी मिस हो जाती है। बट कोशिश यही रहती है कि क्लासेस रेगुलर रहें, और रेगुलर बीच में हुई भी हैं क्लासेस बहुत सारी, तभी आज 170 वीडियो अवेलेबल है आपके इस चैनल पर,
ठीक है, कोशिश करेंगे कि दिसंबर के एग्जाम के बाद से यानी जून के जो अगला एग्जाम होगा उस सेशन में हम लगभग 6 महीनों के अंदर अंदर अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और जो भी चीजें रह जाएंगी उनको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एनसीईआरटी सीरीज, जब ये हमारा नेट का पूरा कवर हो जाएगा तो देन हम एनसीईआरटी सीरीज भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक एक सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने अभी तक सामान्य परिचय देखा, उनकी बुक्स को देखा, अब हन्ना अरेंट के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या पॉलिटिकल थॉट्स हैं इनके। हन्ना अरेंट का मानना था कि एक सही मानवीय जीवन के लिए व्यक्ति का सार्वजनिक होना आवश्यक है। व्यक्ति का सार्वजनिक होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है राजनीति के कार्यों में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, आपको तभी जो है सही तरीके से मानवीय जीवन की उपलब्धि हो पाएगी। इन्होंने अरस्तु के विचारों का समर्थन किया, ध्यान रखना, इन्होंने अरस्तु ने बोला कि जून पॉलिटिकोन है ना, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, तो इन्होंने जो अरस्तु ने बोला कि जो व्यक्ति नागरिक वही होगा जो राजनीति के कार्यों में भाग लेगा, जो प्रशासनिक कार्यों में भाग लेगा, जो न्यायिक कार्यों में भाग लेगा, वही व्यक्ति क्या होगा, वही व्यक्ति नागरिक होगा। ठीक है, तो इस नागरिकता का समर्थन इन्होंने कर दिया है अरस्तु के। हन्ना अरेंट के राजनीतिक दर्शन में 3 प्रमुख धाराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो स्ट्रीम्स हैं, 3 मेजर स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, हन्ना अरेंट बिलीव्ड दैट फॉर द ट्रू ह्यूमन लाइफ इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी पब्लिक। चलिए देखते हैं 3 मेजर्स कौन कौन से हैं। हन्ना अरेंट के राजनीतिक दर्शन में 3 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, तो ये याद रखना है। कभी ये आरपीएससी में भी पूछा जा सकता है या नेट में भी पूछा जा सकता है, या फिर आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ रहे हैं या बीपीएससी में, या फिर किसी भी, बीपीएससी में तो इतना टफेस्ट नहीं पूछता है ना, आरपीएससी और नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। बीपीएससी में तो कॉमन पूछता है कि ऑन रेवोल्यूशन किसकी बुक है, इस तरीके से, है ना, तो छोटी छोटी पुस्तकों के बारे में ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। चलिए, तो इनके 3 प्रमुख क्या क्या धाराएं हैं, तो सहभागिता का सिद्धांत पहला है इनका, यह राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टिसिपेशन पहली जो स्ट्रीम है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम। सेकंड है इनका बहुलता का सिद्धांत। बहुलता का सिद्धांत में उसकी मानवीय गतिविधियों की बहुलता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि मानव की गतिविधियां के बहुल सारे क्षेत्र होते हैं, अनेक क्षेत्र होते हैं, उसमें इन्होंने बहुलता के सिद्धांत के अंतर्गत कवर किया है सारी चीजों को। प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिटी इज लिंक टू द प्लूरलिटी ऑफ हिज ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, बहुलता के सिद्धांत उसकी मानवीय गतिविधियों की बहुलता से जुड़ा हुआ है कि मानव कितनी एक्टिविटी कर सकता है, किन किन क्षेत्र में एक्टिविटी करता है, तो ये बहुलता यानी प्लूरलिटी के बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत, फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी। ठीक है, फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी क्या है, यह थियरी जो है उसके मानवीय कार्यों का दार्शनिक मानवीय पक्षों से जुड़ा होता है, यानी कि मानव जो दार्शनिक कार्य करता है, मानव के जो दार्शनिक पक्ष हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं दार्शनिक मानवीय शास्त्रीय सिद्धांत में। ठीक है, तो ये 3 जो बेसिकली आपको हन्ना अरेंट के पॉलिटिकल थॉट के जो 3 स्ट्रीम देखने को मिलेंगे, ये 3 स्ट्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों स्ट्रीम्स को आप याद रखेंगे, समझ कर चलेंगे। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन में क्या है, स्वतंत्रता है, सहभागिता के सिद्धांत में ये बात ध्यान रखना है, पॉलिटिकल लिबर्टी है। बहुलता के सिद्धांत में है कि मानव की गतिविधियां जो बहुत सारे सेक्टर्स में करता है उससे है, और दार्शनिक मानवीय शास्त्र में है कि मनुष्य जो दार्शनिक प्रवृत्ति जो मनुष्य की होती है वो कैसे कैसे होती है, मनुष्य दर्शन के बारे में क्या क्या कहता है, उनके बारे में हम इस थर्ड वाले पॉइंट में दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हन्ना अरेंट के सर्वाधिकारवाद के ऊपर विचार, आइडिया ऑन द आइडिया ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो अब ये सर्वाधिकारवाद के ऊपर विचार कौन सी पुस्तक में देखने को मिलेंगे या किस पुस्तक में देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो बीपीएससी के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे TRE 3 का हो, चाहे TRE 4 का हो, या आने वाले टाइम में TRE 5 या TRE 6 का होगा,
ठीक है, उन सब के लिए आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक लिखी द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, यानी कि सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। इसमें इन्होंने सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया है। इसमें इन्होंने सर्वाधिकारवाद के बारे में बताया है कि सर्वाधिकारवाद कैसे उत्पन्न होता है, कैसे कैसे वो शासन पर, व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण स्थापित करता है। इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, द ओरिजिन ऑफ अ टोटलिटेरियनिज्म। चलिए, हन्ना अरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद आधुनिक युग की एक नवीन घटना है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए हन्ना अरेंट के अनुसार कि क्या ये सर्वाधिकारवाद जो है, क्या ये प्राचीन युग से विद्यमान है? तो नहीं। ठीक है, देखिए, जो राजतंत्रीय शासन था वो शासन को हम सर्वाधिकारवाद में नहीं रखते हैं। ठीक है, राजतंत्रीय शासन या एकात्मक शासन ये सर्वाधिकारवाद के लक्षण नहीं है। सर्वाधिकारवाद एक अलग चीज होती है, राजतंत्रीय शासन अलग चीज है, एकात्मक शासन अलग चीज है। ठीक है, सर्वाधिकारवाद में क्या होता है कि व्यक्ति की सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर लिया जाता है एक सरकार के द्वारा या एक व्यक्ति विशेष के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि सर्वाधिकारवाद क्या है, आधुनिक युग की घटना है, न कि यह प्राचीन परंपराओं में या प्राचीनतम घटना है। ठीक है, तो यह आधुनिक घटना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यह पुरातन निरंकुश तंत्र व निशंस तंत्र से क्या है, ये बिल्कुल अलग है। जैसे पुराने समय में टायरनी शासन आता था, निरंकुश तंत्र शासन होता था कि एक राजा निरंकुश हो गया। जैसे आप देखेंगे कि औरंगजेब का निरंकुश शासन तंत्र था, तो वो सर्वाधिकारवाद नहीं था, है ना। तो निरंकुश तंत्र और निशंस तंत्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर्वाधिकारवाद अलग चीज है। ठीक है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जबकि निरंकुश तंत्र ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, सर्वाधिकारवाद के तहत न केवल सार्वजनिक बल्कि निजी जीवन भी राज्य प्रभुत्व के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये देखना है आपको कि सर्वाधिकारवाद के अंतर्गत व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन पर नियंत्रण तो होता ही होता है, लेकिन व्यक्ति के निजी यानी प्राइवेट लाइफ पर भी स्टेट यानी राज्य का प्रभुत्व यानी राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जबकि निरंकुश तंत्र में ऐसा नहीं होता। निरंकुश तंत्र में जो व्यक्ति की सार्वजनिक गतिविधियां होती हैं उन पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन व्यक्ति के निजी जीवन पर कोई रोक नहीं लगाया जाता है। चलिए, हन्ना अरेंट एनालाइज्ड द टोटलिटेरियन system in her book The Origin of the Totalitarianism. According to Hannah Arendt, totalitarianism is a new phenomenon of a modern era. तो ये कैसी घटना है? तो ये मॉडर्न एरा की फिनोमिना है। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम एंशियंट ऑटोक्रेसी एंड टायरनी। तो यह एंशियंट ऑटोक्रेसी और टायरनी गवर्नमेंट से अलग है। अंडर टोटलिटेरियनिज्म not only public but also private life comes under the state domination। ठीक है, तो टोटलिटेरियनिज्म के थ्रू आपकी पब्लिक लाइफ के साथ साथ आपकी प्राइवेट लाइफ भी जो है स्टेट के डोमिनेशन के अंतर्गत आ जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट है कि क्या मुझे डिजिटल बोर्ड, है ना, जो अभी आप लोग आजकल स्मार्ट बोर्ड जिसको बोलते हैं या इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं, क्या मुझे उस पर अभी शिफ्ट होना चाहिए या अभी मुझे इसी पीसी पर पढ़ाना चाहिए, है ना। आप लोग अपना सजेशन जरूर दें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा चैनल अभी ग्रोथ कर जाए तो मैं शिफ्ट होऊं, या फिर आप लोग क्या कहते हैं कि मुझे शिफ्ट होने पर मेरी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है या फिर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिकारवादी न केवल राजनीतिक क्षेत्र बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। तो सर्वाधिकारवाद बहुत खतरनाक है, निरंकुश तंत्र से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि यह राजनीतिक क्षेत्र में भी इंटरफेयर करता है और व्यक्ति के निजी जीवन में भी इंटरफेयर करता है। हन्ना अरेंट कहती हैं कि नाजीवाद यानी जर्मनी व स्टालिनवाद को ही सर्वाधिकारवादी शासन बताती हैं। ये कहती हैं जो जर्मनी में नाजीवाद आया, ठीक है, और स्टालिनवाद जो रसिया में आया, यही क्या था, यही तानाशाही शासन है, यही सर्वाधिकारवादी शासन है। ठीक है, वह फांसीवाद इटली और स्टालिनवाद के बाद सोवियत साम्यवाद को सर्वाधिकारवादी शासन नहीं मानती। ठीक है, ये कहती हैं कि फांसीवादी इटली में जो फांसीवाद आया,
और जो स्टालिन के बाद जो शासन आया सोवियत संघ में, ठीक है, जो स्टालिन के बाद जो शासन आया वो इसको सर्वाधिकारवाद की श्रेणी में ये नहीं रखती हैं। लेकिन स्टालिनवाद के समय में और नाजीवाद, जब जर्मनी में जब हिटलर आया, ठीक है, जर्मनी में सॉरी मुसोलिनी जर्मनी में आता है, और इटली में मुसोलिनी आता है और जर्मनी में हिटलर आता है, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जर्मनी में हिटलर के शासन को ये तानाशाही मानती हैं, लेकिन वहीं पर जो इटली में फांसीवाद आता है, इटली में फांसीवाद को ये, और स्टालिनवाद के बाद जो सोवियत संघ में शासन व्यवस्था आती है उसको ये सर्वाधिकारवादी की श्रेणी में नहीं रखती हैं। टोटलिटेरियनिज्म इंटरफेयर्स not only the political sphere but in every spheres of a life. Arendt considers only Nazism, Germany and Stalinism to be the totalitarian regimes. ये केवल नाजिज्म और स्टालिनिज्म को ही सर्वाधिकारवाद की श्रेणी में रखती हैं, और ये जो है फांसीवाद को और स्टालिन के बाद जो सोवियत यूनियन में या सोवियत कम्युनिज्म का जो गवर्नमेंट आया तो उसको ये सर्वाधिकारवाद की श्रेणी में नहीं रखती हैं। ये केवल नाजीवाद को और स्टालिनवाद को ही सर्वाधिकारवाद की श्रेणी में रखती हैं। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, करेक्शन आप कर लीजिएगा जहां पे आपको लगे, ठीक है। नाजीवाद ने जातीय व नस्लीय विचारधारा का सहारा लिया तथा स्टालिनवाद ने वर्गीय विचारधारा का सहारा लेकर विरोधियों का दमन किया। यानी स्टालिन ने जो अपने विरोधियों का दमन किया वर्ग के आधार पर, यानी एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ सर्वहारा। तो स्टालिन ने सर्वहारा का समर्थन किया और पूंजीवाद का दमन किया। तो वर्ग के आधार पर स्टालिन ने समाज को डिवाइड कर दिया कि एक पूंजीवादियों का वर्ग होगा, एक जो है सर्वहारा का वर्ग होगा। तो अब जो नाजीवाद में क्या हुआ, नाजीवाद में जात के आधार पर, नस्ल के आधार पर, विचारधारा के आधार पर सहारा लिया गया, और जो नाजीवादी विचारधारा को मानता था उसको तो छोड़ दिया गया, और जो नाजिज्म का जो समर्थन नहीं कर रहा था उनका इन्होंने समाप्त कर दिया, या उनका इन्होंने एक तरीके से कहें कि उनके ऊपर इन्होंने नाजीवादी शासन अपनाया, या कह लें फांसीवादी शासन अपनाया, या कह लें तानाशाही शासन अपनाया, ठीक है, या कह लें सर्वाधिकारवाद सबसे अच्छा वर्ड है, ठीक है। हन्ना अरेंट के अनुसार विचारधारा क्या है, एक छद्म वैज्ञानिक विश्व दृष्टि है, ठीक है, ये ध्यान रखना, रेड में लिखा हुआ है, आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इस पे, ठीक है। हन्ना अरेंट के अनुसार विचारधारा क्या है, विचारधारा एक छद्म वैज्ञानिक दृष्टि है जो मनुष्य की सहज बुद्धि व व्यवहारिक ज्ञान को समाप्त कर उसके मस्तिष्क व विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है तथा उसे दूसरी नस्ल या वर्ग के प्रति हिंसा करने के लिए प्रेरित करती है। तो यही विचारधारा जो है इटली में अपनाई गई, ठीक है, यही विचारधारा नाजीवाद ने अपनाया, यही विचारधारा को जो है नाजीवाद के द्वारा अपनाया गया, और नाजीवाद ने इसी विचारधारा को अपना करके दूसरे वर्ग पर नियंत्रण स्थापित किया, या दूसरे वर्ग के प्रति हिंसा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, ठीक है। और इसी छद्म वैज्ञानिक दृष्टि का समर्थन लेकर लोगों को नाजीवाद ने अपने समर्थन में लिया, और अपने समर्थन में लेकर दूसरे नस्ल के प्रति जो नाजीवाद का समर्थन नहीं कर रहे थे उनके प्रति इन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। Nazism resorted a radical ideology, and Stalinism resorts to the class ideology to the suppress its opponents. According to Arendt, ideology is a pseudo-scientific worldview, ठीक है, pseudo-scientific worldview which destroys man's innate intelligence and practical knowledge and controls his brain and thought process and motivates him to commit violence against the other races or classes. इस प्रकार विचारधारा क्या है, सर्वाधिकारवाद की स्थापना की मुख्य आधार है, ये सर्वाधिकारवाद की स्थापना का मुख्य आधार है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विचारधारा जो है यहाँ पे कोटेशन है, विचारधारा सर्वाधिकारवाद की स्थापना का मुख्य आधार है, हन्ना अरेंट कहती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि विचारधारा को ये क्या मानती हैं, एक छद्म चेतना मानती हैं, झूठी चेतना मानती हैं, क्योंकि हन्ना अरेंट का मानना है कि जो शासक वर्ग होता है वो इसी विचारधारा का प्रयोग करके लोगों को अपने अंडर ले लेता है, अपने
कंट्रोल में ले लेता है, और अपने कंट्रोल में जब ले लेगा तो उन व्यक्तियों को दूसरे के खिलाफ या दूसरी जाति धर्म के खिलाफ यूज करने लगेगा। हन्ना अरेंट कहती हैं, हन्ना अरेंट मूलतः समकालीन परंपरावादी विचारक हैं, ये भी ध्यान रखना। इनका संबंध हम जो है समुदायवाद से भी जोड़ते हैं, और इनका संबंध जो है हम या समकालीन या नव परंपरावादी विचारधारा से भी इनको हम जोड़ के देखते हैं। तथा व्यवहारवाद की ये क्या है, कट्टर आलोचक हैं। इन्होंने व्यवहारवाद का कतई समर्थन नहीं किया है। व्यवहारवाद आप या बिहेवियरलिज्म आप पढ़ेंगे कहाँ पे, तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है। व्यवहारवाद में आप पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद जो होता है वो तथ्यों पर बल देता है, व्यवहारवाद जो होता है वो वैज्ञानिकता पर बल देता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद मूल्यों को स्वीकार नहीं करता, व्यवहारवाद जो है नैतिकता को स्वीकार नहीं करता, वो सारी चीजें आप देखेंगे। फिर हन्ना अरेंट आगे कहती हैं कि व्यवहारवाद की आलोचना इसलिए करती हैं कि क्योंकि व्यवहारवाद जो है आत्मनिष्ठता, मूल्य, भावनाओं को अपने अध्ययन में स्थान नहीं देता है। ये किसको स्थान देता है, आत्मनिष्ठता की बजाय ये ऑब्जेक्टिविटी को, यानी कि वस्तुनिष्ठता को देता है, ठीक है। ये मूल्यों की बजाय किस पर बल देता है व्यवहारवाद, तथ्यों पर बल देता है, ठीक है। तो हन्ना अरेंट व्यवहारवाद की आलोचना इसलिए करती हैं क्योंकि व्यवहारवाद ने कभी भी आत्मनिष्ठता और मूल्यों को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इस वजह से इन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना की है, और परंपरावाद को इन्होंने स्वीकार किया है, समुदायवाद को स्वीकार किया है, परंपरावाद को स्वीकार किया है। ध्यान रखना, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपको पढ़ने से ही पता चल जाती हैं, क्योंकि जो थोड़े से सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, वो एक आइडिया लगाकर चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइडियोलॉजी इज द मेन बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, हन्ना अरेंट कहती हैं। हन्ना अरेंट इज अ बेसिकली अ कंटेम्परेरी ट्रेडिशनलिस्ट थिंकर, समकालीन परंपरावादी विचारक हैं, एंड स्टाउंच क्रिटिक ऑफ द बिहेवियरलिज्म, और ये कट्टर जो है व्यवहारवाद की आलोचक हैं, ये आलोचना कर रही हैं। हन्ना अरेंट क्रिटिसाइजेस द बिहेवियरलिज्म बिकॉज बिहेवियरलिज्म डज नॉट गिव प्लेस टू सब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूज एंड इमोशंस इन हिज स्टडी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हन्ना अरेंट ने व्यवहारवाद का समर्थन किया है, कथन तो गलत हो जाएगा, कारण हो जाएगा हन्ना अरेंट के अनुसार व्यवहारवाद में व्यक्तिनिष्ठता और वैल्यू और इमोशंस को शामिल नहीं किया है, तो कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, आत्मनिष्ठता, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे बन सकता है क्वेश्चन कथन कारण में। जैसे कि आपका स्टेटमेंट या कथन जो रीजन असर्शन के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आएगा कि हन्ना अरेंट व्यवहारवाद की समर्थक है, व्यवहारवाद की समर्थक है, कारण आ जाएगा, क्योंकि कारण आ जाएगा क्योंकि व्यवहारवाद ने आत्मनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी और मूल्यों तथा भावनाओं को अपने अध्ययन में स्थान दिया है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन देखो आप क्या करते हो, झटके में तो पढ़ के क्वेश्चन गलत कर जाओगे, फिर आप व्यवहारवाद की तो ये कतई आलोचक हैं, ठीक है, कतई समर्थक नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल समर्थन नहीं दिया, तो ये व्यवहारवाद की आलोचक है, पहला कथन हो गया। तो जब कथन गलत होता है तो कारण अपने आप सही होता है स्टेटमेंट में, ठीक है। अब या तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए या तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो आप अपने आप को जिस भी तरीके से प्रिपेयर कर पाएं, जिस भी तरीके से आप स्टडी कर पाएं, आप कोशिश करें कि अपना बेहतर दें, अपना 100% दें, और कोई भी चीज आप जल्दबाजी में ना करें एग्जाम के टाइम। तो ये सबसे बड़ी भूल आप लोग करते हैं। आप व्यवहारवादी विषय को विज्ञान बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ व मूल्य निरपेक्षता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। व्यवहारवादी जो है किसी विषय को विज्ञान बनाने के लिए किस पर बल देते हैं, वस्तुनिष्ठता पर, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, एंड ये न्यूट्रल वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हन्ना अरेंट के अनुसार व्यवहारवाद जो है मशीनी कुशलता का प्रेरक है जो सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है, ठीक है।
तो हन्ना अरेंट जो है व्यवहारवाद को सर्वाधिकारवाद से जोड़ती हैं, सर्वाधिकारवाद से जोड़ती हैं, क्योंकि हन्ना अरेंट कह रहे हैं कि व्यवहारवाद क्या करता है, व्यक्ति को मशीन बना देता है, जिसमें व्यक्ति मशीन की तरह काम करता है और व्यक्ति की जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो व्यवहारवाद खत्म कर देता है। ठीक है, जब व्यक्ति के अंदर इमोशन नहीं होगा, जब व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं होंगी, तो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा अपना, अभी तो मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट में। अभी लास्ट में आपको 14 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले वीडियो पार्ट में, तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर मैंने इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी अदर बुक्स के थ्रू मैंने क्वेश्चंस को वहां से कॉपी किया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उससे भी डीपली क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे जो अभी आपको स्टेटमेंट ये दिख रहे हैं, अलग अलग बुक्स को लूंगा मैं, 10 से 12 बुक्स उठाता हूं और उसमें से हन्ना अरेंट का टॉपिक को उठाऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस को उठाकर क्वेश्चन बनाऊंगा, तब उसकी आप प्रैक्टिस करना। तो उससे क्या होगा, डिट्टो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बने रहते हैं। आपने अभी आरपीएससी का जो संस्कृत का पेपर आया था, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि एकदम एग्जैक्टली बहुत सारी बुक से सेम टू सेम लाइन एकदम एज इट इज उठा के पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन आपको ओपी गाबा से एज इट इज पॉलिटिकल थ्योरी के पूछे गए हैं, कुछ आपको क्या कहते हैं बी आर मेहता की बुक से सीधा पूछा गया है, और कुछ बुक्स हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एग्जैक्टली मुझे उस बुक का नाम नहीं याद आ रहा, एस एल वर्मा की बुक आती है, एस एल वर्मा, ठीक है, उनकी बुक से भी सीधे क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप, मैं अभी बुक्स को आपको नहीं बता रहा हूं कि आप ये सारी बुक्स पढ़िए, है ना, तो कोशिश आप कीजिए कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट आप सीखिए। जो फैक्चुअल डेटा है उनको आप अलग अलग बुक से अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हैं, बाकी सारी फैक्चुअल डेटास को मैं अपने नोट्स में ऐड कराने की कोशिश करता हूं। हाँ, अगर एक आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक और आती है, आपको कुछ फैक्चुअल डेटा ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा, वो बुक है आर एस आढ़ा सर की आती है, आर एस आढ़ा, है ना, राजस्थान के टीचर हैं वो, प्रोफेसर हैं वो, उनकी बुक आती है, तो उसमें आपको आरपीएससी के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बट उसमें ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो दे रखी हैं वो फैक्चुअल दे रखी है। ठीक है, फैक्चुअल डेटा आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी ज़्यादातर मैक्सिमम स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ये सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये सब मैं वहीं से थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, और बाकी चीज़ें अदर बुक से भी रेफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास अगर इग्नू की बुक्स हैं तो इग्नू की बुक्स पढ़िए, मैं उनको सबसे बेस्ट मानता हूँ, वहाँ से भी नेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। अगर मुझे किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इग्नू की बुक से एज इट इज लाइन कैसे कैसे उठाया गया है। ठीक है, वो मैं आपको एक प्रूफ के थ्रू दिखा दूंगा कि कैसे इग्नू से बुक से कैसे कैसे क्वेश्चन लिए जाते हैं और कैसे एज इट इज लाइन लिया गया है। वो मुझे किसी दिन अलग से उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा, वो मैं बना दूंगा। फिलहाल अभी आप ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बिहेवियरिस्ट कंसीडर ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी टू द मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग द सब्जेक्ट अ साइंस। अकॉर्डिंग टू हन्ना अरेंट, behavioralism is the motivator of a mechanical efficiency which leads to the totalitarianism। तो हन्ना अरेंट कहती हैं कि बिहेवियरलिज्म क्या करता है, एक मैकेनिकल इफिशियंसी को मोटिवेट करता है, जो जिससे कि क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया सर्वाधिकार के ऊपर विचार हन्ना अरेंट के। अब हम देखेंगे हन्ना अरेंट के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को, या कह लें कि स्वतंत्रता के ऊपर हन्ना अरेंट के क्या विचार हैं। इस विचार को पढ़ के हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे, देन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी विचार, या कह लें इंडिपेंडेंस व्यूज। हन्ना अरेंट के राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। हन्ना अरेंट ने ऑन ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, में हन्ना अरेंट ने कहा कि आधुनिक विश्व में राजनीति को आर्थिक गतिविधियों से द्वितीयक माना गया है और राजनीति को भौतिक व घरेलू आवश्यकताएं पूर्ण करने के प्रशासनिक यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। तो हन्ना अरेंट ने ऑन ह्यूमन कंडीशन यानी मानवीय दशा में क्या बताया है कि आज का जो आधुनिक विश्व है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो विश्व आया, उसमें राजनीति को महत्व, या राजनीति का महत्व क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और आर्थिक महत्व क्या हो, बढ़ गया है। तो यही सबसे बड़ी समस्या क्या है,
यही सबसे बड़ी समस्या है सर्वाधिकारवाद उत्पन्न होने की, क्योंकि लोग अब जो है राजनीति में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेना नहीं चाहते हैं, और अर्थव्यवस्था यानी कि वर्क है ना, वर्क के क्षेत्र में ये ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। तो अब राजनीति का क्षेत्र कहाँ क्या बन चुका है, हन्ना अरेंट कहती है अब राजनीति का क्षेत्र जो है भौगोलिक और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही रह गया है। तो इसमें जरूरत क्या है कि आर्थिक क्षेत्र को अब कम किया जाए और राजनीतिक क्षेत्र को दोबारा से फिर लागू किया जाए, जैसे कि यूनान के समय में था कि राजनीति का क्षेत्र अलग था और आर्थिक क्षेत्र अलग था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि हन्ना अरेंट कहती है कि यूनान के टाइम में, ग्रीस के टाइम में, उस यूनानी युग में आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र अलग बनाया गया था और राजनीति का क्षेत्र क्या था, अलग था। ठीक है, फ्रीडम इज अ गिवन ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हन्ना अरेंट्स पॉलिटिकल थॉट इन द ह्यूमन कंडीशन। हन्ना अरेंट सेड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज बीइंग कंसीडर्ड सेकेंडरी टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, पॉलिटिक्स इज बीइंग क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हमारा सेकेंडरी हो चुका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, एंड पॉलिटिक्स इज बीइंग सीन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस टू द फुलफिल फिजिकल एंड डोमेस्टिक नीड्स। आज के टाइम में जो हमारा पॉलिटिक्स क्या हो चुका है, पॉलिटिक्स का एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस बन चुका है जो फिजिकल और डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज हो रहा है। अब देखिए राजनीति यह क्या है, सर्वाधिकारवाद के विकास में सहायक होता है। कौन सी प्रक्रिया, जब राजनीति सेकेंडरी हो जाए, राजनीति का महत्व कम हो जाए और अर्थव्यवस्था का महत्व ज्यादा हो जाए, तब सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति होती है, ऐसा हन्ना अरेंट का मानना है। क्योंकि हन्ना अरेंट कहती है कि राजनीति का क्षेत्र स्वतंत्रता का क्षेत्र है, इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगेंगे, अगर लोग अपनी अर्थव्यवस्था या अपने आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने में लगेंगे, यानी कि अगर लोग वर्क ज्यादा करेंगे, एक्शन में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं करेंगे, तो लोग क्या हो जाएंगे, लोग सर्वाधिकारवाद के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हन्ना अरेंट कहती है लोगों को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करना है, एक्शन करने में। ठीक है, एक्शन करना चाहिए लोगों को। दिस इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ टोटलिटेरियनिज्म। तो यह क्या है, यही जो है सिचुएशन जो है टोटलिटेरियनिज्म के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड कर रहा है। हन्ना अरेंट के अनुसार यूनानी आदर्श राज्य, ठीक है, यूनानी नगर राज्य जो थे आदर्श राज्य थे। क्यों थे, क्योंकि वहां पर सार्वजनिक और निजी जगत अलग अलग थे। वहां पे सार्वजनिक क्षेत्र अलग था, यानी पॉलिटिकल लाइफ अलग था और प्राइवेट लाइफ अलग था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हन्ना अरेंट ने बताया कि यूनानी नगर राज्य बिल्कुल आदर्श राज्य था। इसलिए आदर्श था क्योंकि वहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज ये नहीं पता चलता कि कौन सा सेक्टर पब्लिक है, कौन सा सेक्टर प्राइवेट है। ठीक है, अब देखिए लोगों के जीवन में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी, कब, यूनान के समय में। ठीक है, ये हन्ना अरेंट यूनान के बारे में कह रही हैं कि उस समय लोगों के जीवन में राजनीतिक जीवन की प्रधानता थी, जिसके तहत वे सार्वजनिक कार्यों में, सामुदायिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, जिससे लोग स्वतंत्र बने हुए थे। वहां पर इसलिए तानाशाही भी नहीं आ रही थी, इसलिए वहां पर सर्वाधिकारवाद भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हन्ना अरेंट मानती हैं कि यूनानी नगर राज्य का जीवन जो था बहुत ही बढ़िया था। क्यों, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल लाइफ और प्राइवेट लाइफ, ठीक है, या कह लें पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ दोनों क्या थी, अलग अलग थी। और वहां के लोगों के जीवन में पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे वहां के लोग, और वो लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है सार्वजनिक कार्यों में भाग लें। ठीक है, तो ये यूनान के जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। लेकिन आज के लोग क्या हैं, आज के लोग सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेते, आज के लोग जो है आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा व्यस्त हैं। इसीलिए क्या है, सर्वाधिकारवाद आ रहा है या सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति हो रही है। वे आर्थिक मामलों को राजनीतिक मामलों से अलग रखते थे। ठीक, कौन, यूनान के लोग जो थे वे आर्थिक मामलों को अलग रखते थे और राजनीतिक मामलों को अलग रखते थे। लेकिन आज के जो लोग हैं वो आर्थिक और राजनीतिक मामलों में अंतर ही नहीं समझ पाते, दोनों को कहते हैं कि एक है। अकॉर्डिंग टू अरेंट, द ग्रीक सिटी स्टेट वर आइडल स्टेट बिकॉज द पब्लिक एंड प्राइवेट वर्ल्ड्स वर सेपरेटेड देयर। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, दोनों वर्ल्ड, दोनों संसार क्या थे, दोनों जीवन जो थे अलग अलग थे। पॉलिटिकल लाइफ वाज अ पैरामाउंट इन द पब्लिक व्यू लाइफ,
under which they actively participated in the public work and community activities. They kept economic matters separate from the political matters. यूनान के लोग जो थे यूनान के लोग वो इकोनॉमिक मैटर्स और पॉलिटिकल मैटर्स को सेपरेट करके रखते थे। वे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर्स को सेपरेट रखते थे, दोनों को एक नहीं मिलाते थे। ये यूनान के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता थी, या कह लें यह ग्रीक के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता थी। जबकि आधुनिक राज्य में क्या है, सार्वजनिक और निजी जीवन क्या है, आपस में मिले हुए हैं, है ना। इसीलिए सर्वाधिकारवाद आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता यार कि सार्वजनिक जीवन क्या है और निजी जीवन क्या है। हन्ना अरेंट यही कह रही है। तो जरूरी है कि आइडेंटिफाई करो, इसको अलग करो, सार्वजनिक जीवन क्या है अलग करो, निजी जीवन क्या है आपको अलग करो, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियां मूलतः आर्थिक प्रशासन में बदल गई हैं आज के समय में। हन्ना अरेंट कहती हैं कि आज का जो जीवन है इसमें राजनीतिक जो एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो क्या हो चुकी है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदल गई है। परिणाम स्वरूप नागरिक सिर्फ उत्पादन व उपभोग के बारे में ही सोचते हैं, शासन के बारे में नहीं सोचते कि उनको भी शासन कार्यों में भाग लेना चाहिए, ठीक है। हन्ना अरेंट कह रहे हैं कि नागरिक जो है, नागरिकों को सोचना चाहिए कि हम शासन में कैसे कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे अपनी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे जो नागरिक हैं वो सिर्फ उत्पादन के बारे में, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, कैसे कंज्यूम करें चीज़ों को, कैसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, इसके बारे में सोच रहे हैं। जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे कि सर्वाधिकारवाद के उत्पन्न होने में यही सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। Whereas in the modern state, public and private life merge together. Political activities have essentially turned into the economic administration. As a result, citizens think only about the production and consumptions. ठीक है। अब देखिए हन्ना अरेंट कह रहे हैं कि अब मानव के जीवन की गतिविधियों को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, या मानव की क्रिया को कह सकते हैं, या एक्शन को, ठीक है, इसी को एक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट में देखने को मिला, आगे आपको एक पीपीटी के थ्रू यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे देखो ये एक्शन को ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर दिख रही होंगी आपको। देखो ये कहती हैं कि हर व्यक्ति जो है एक्शन करता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक्शन करता है, कुछ देखिए एक्शन में 2 टाइप से इन्होंने बांटा, ठीक। एक्शन को इन्होंने, क्रिया को, एक्शन मतलब क्रिया, ठीक है, क्रिया को इन्होंने 2 टाइप में बांटा। एक बोला एक्शन है, इस एक्शन को इन्होंने बोला कि ये क्या है, वीटा एक्टिवा है, ठीक है। एक्शन को इन्होंने क्या बोला, वीटा एक्टिवा है ये। और दूसरा एक्शन को इन्होंने डिवाइड किया थिंकिंग में, इन्होंने बोला थिंकिंग क्या है, वीटा कंटेम्प्लेटा बीटा, ठीक है, बीटा कंटेम्प्लेविटा, ठीक है। ये इसको इन्होंने डिवाइड किया 2 पार्ट में। तो ये थिंकिंग के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करती, ये कहती हैं कि जो वीटा एक्टिवा होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक्शन में 3 चीजें डिवाइड की, लेबर, वर्क और एक्शन, ठीक है। तो लेबर के बारे में कह रही है कि लेबर जो होता है, लेबर में क्या होता है कि लेबर का इंपॉर्टेंट, हम एनिमल की तरह, लेबर जो होता है वो क्या होता है, एनिमल लेबोरन, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा। तो अब लेबर वही करता है जिसको अपनी फिजिकल जरूरतें पूरी करनी होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान आपका पूरा हो गया। जैसे जानवर अपनी जरूरतें खाना पीना खाकर क्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उनको भूख लगी, अपना जीवन वो, अपना पेट वो बस एक मेहनत करके, फिजिकल वर्क करके या अपना भोजन करके वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो लेबर वाली क्या होती है, यह प्रवृत्ति पशुओं में पाई जाती है और ये सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। हन्ना अरेंट ने कहा कि एक्शन में अगर सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है, तो ये सबसे कम महत्व है इसका, ठीक है। फिर उससे ज्यादा महत्व किसका है, वर्क का है, ये मध्यम वर्ग का है ये, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि जो वर्क करता है, वर्क करके व्यक्ति अपनी अस्थायी वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे हॉब्स ने बताया था कि व्यक्ति एक अस्थायी समाज की निर्माण की बात करता है, एक अस्थायी सोसाइटी की बात करता है, एक प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया, ये होमो फेवर की बात है यहाँ पे। फिर इन्होंने बताया एक्शन, तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने बोला जून पॉलिटिकॉन, जो अरस्तु ने बोला जून पॉलिटिकॉन, जिसे कि ग्रीक वर्ड में बोला जाता है जून पॉलिटिकॉन, ठीक है, कि व्यक्ति क्या है, एक नागरिक, सॉरी राजनीतिक प्राणी है, जून पॉलिटिकॉन का मतलब है।
फिर ये एक्शन पर हन्ना अरेंट ने सबसे ज्यादा बल दिया कि एक्शन बोला इन्होंने कि अरस्तु की तरह ये क्या है, इनका एक्शन है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा एक्शन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही एक्शन क्या है, यही एक्शन जो है स्वतंत्रता आपको दिलाएगी, यही एक्शन स्वतंत्रता का क्षेत्र है। जैसे अरस्तु ने कहा था कि अरस्तु ने बताया कि यूनान के लोग जो हैं वही नागरिक होंगे, वही व्यक्ति जो यूनान में नागरिक होगा जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, प्रशासनिक कार्यों में, वही नागरिक होगा जो राजनीति में भाग लेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि उसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सकती है जो ज्यादा से ज्यादा एक्शन करेगा, ठीक है। तो एक्शन मस्ट है, एक्शन आपको करना है। तो इन्होंने कहा कि हमें थिंकिंग नहीं करना, हन्ना अरेंट कहती है थिंकिंग पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो इन्होंने कंटेम्पला विटा को कम इंपॉर्टेंस दिया है, इन्होंने एक्टिवा विटा को ज्यादा ध्यान दिया है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। कंटेम्पला विटा, कंटेम्पला विटा इज अ लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थिंकिंग है, ठीक है। तो हन्ना अरेंट कह रहे हैं हमें थिंकिंग के बजाय हमें क्या करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। देखिए थिंकिंग, देखिए यह एक्शन जितना महत्वपूर्ण नहीं है विटा, कंटेम्पला विटा, ठीक है, ये थिंकिंग के जितना सॉरी ये एक्शन के जितना, इसके जितना ये महत्वपूर्ण नहीं है। या कह लें कि विटा कंटेम्पला विटा जो है ये विटा एक्टिवा के जितना महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया जो है यानी एक्शन सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह सब क्रियाओं का पदानुक्रम देती हैं और सबसे कम महत्वपूर्ण क्रिया श्रम है। श्रम का मतलब लेबर, लेबर वाले को ये सबसे कम महत्वपूर्ण मानती है, और वर्क थोड़ा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक्शन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एक्शन जो है, एक्शन क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या है, यह एक्शन करने का मतलब है सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर में आप एक्टिविटी कर रहे हैं या सार्वजनिक गतिविधियों में आप भाग ले रहे हैं, और यही एक्शन क्या है, स्वतंत्रता का क्षेत्र है, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैंने पिक्चर लिया था ये नेट से लिया था, बाकी जो लिखी गई चीजें हैं वो मैंने अपने आप से लिखा है। ये एक्शन वाला जो पार्ट है वो नेट से मैंने पिक्चर कॉपी किया है, ठीक है। मेन चीज क्या है कि बीटा एक्टिवा और बीटा कंटेम्पला बीटा, ठीक है, बीटा कंटेम्पला बीटा और बीटा एक्टिवा दो चीज हैं। तो बीटा कंटेम्पला बीटा जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीटा एक्टिवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इसमें एक्शन है। कभी कभी ये शब्दावली भी आ सकती है, बीटा एक्टिवा, बीटा कंटेम्पला बीटा, है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हन्ना अरेंट ने मनुष्य की गतिविधि को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या, लेबर, वर्क और एक्शन में, ठीक है। तो लेबर क्या है, ये सबसे निम्नतर गतिविधि है, इसके तहत मनुष्य अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा भोगवादी या सुख सुविधाओं को जुटाता रहता है। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल का है, ये एकदम बिल्कुल पशु के समान है, जैसे पशु अपने पेट को भर करके फिर सो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्क, इसमें अस्थायी वस्तुओं का निर्माण होता है, यह मध्य स्तरीय है, यानी कि इसमें लोग अपने जैसे मकान के निर्माण की बात करते हैं, अपने पूंजी को जमा करते हैं, बैंक पूंजी, एफडी, है ना, जो भी है, इसमें लोग ये एक्शन वर्क करके क्या करते हैं, परमानेंट चीजों को स्टैब्लिश करते हैं। फिर जो एक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्शन यानी कार्यवाही, कार्यवाही जीवन की सर्वश्रेष्ठ गतिविधि राजनीतिक एवं नैतिक कार्य है, ये बात ध्यान रखना, यह राजनीति का क्षेत्र है, यह स्वायत्तता का क्षेत्र है, यह सार्वजनिक जगत का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 2 3 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इन लाइफ इन पॉलिटिकल एंड मोरल वर्क, दिस इज द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज द एरा ऑफ ऑटोनॉमी, दिस इज द स्फीयर ऑफ अ पब्लिक वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इतना है एक्शन पर, इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने बोला कि एक्शन जो है, ठीक है, हन्ना अरेंट कह रही एक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्शन में बहुत सारी एक्टिविटी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक्शन करने से हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो एक्शन, पहली बात तो समझना है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ है और ये मोरल कार्यों से, नैतिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। एक्शन का क्षेत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसमें स्वतंत्रता आपको मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, और यह पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सार्वजनिक जगत से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको एक्शन के बारे में ध्यान रखना है, एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट इसका है श्रम का, ये कम महत्व है, सबसे कम है। फिर उससे ज्यादा महत्व इसका है वर्क का, फिर सबसे ज्यादा महत्व क्या है, एक्शन का।
ठीक है। तो हन्ना अरेंट ने इस तरीके से बताने का प्रयास किया है। फिर उसी चीज को हमने एक्शन को यानी क्रिया को दो तरीके में डिवाइड करके पढ़ लिया अभी, बीटा एक्टिवा और बीटा कंटेम्पला बीटा। ठीक है, बीटा एक्टिवा एंड बीटा कंटेम्पला बीटा के बारे में हमने पढ़ लिया। बीटा कंटेम्पला बीटा जो है थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, यह सोचने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतना महत्व इस पर नहीं देती, बल्कि हन्ना अरेंट एक्शन पर ज्यादा फोकस करती हैं। इसमें एक्शन को भी ये 3 पार्टों में डिवाइड किया है, लेबर, वर्क और एक्शन। ठीक है, तो एक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पॉलिटिकल सेक्टर का एरिया है ये। तो आपने अभी ऊपर इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपने चीजों को देख लिया। ठीक है, अब नोट करके है यहाँ पे, हन्ना अरेंट ने समाज की गतिविधियों को 2 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, समाज की गतिविधि को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। इन्होंने कहा एक सार्वजनिक जगत होता है जिसका संबंध राजनीति से होता है, दूसरा होता है निजी जगत जिसका संबंध पारिवारिक और आर्थिक मामलों से होता है। ठीक है, तो हन्ना अरेंट समाज की गतिविधि को या सोसाइटी की एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पब्लिक जो रिलेटेड है किससे? पॉलिटिक्स से है। दूसरा प्राइवेट वर्ल्ड होता है जो फैमिली और इकोनॉमिक्स मैटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अब हन्ना अरेंट बताओ किसको सबसे ज्यादा महत्व देंगी? तो जाहिर सी बात है हन्ना अरेंट जो है पब्लिक वर्ल्ड यानी कि जो पॉलिटिक्स यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसको हन्ना अरेंट ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है। ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं इसीलिए वीडियो बड़ी हो रही है, अदरवाइज दूसरे टीचर्स की तरह मैं भी 1 घंटे में एक चैप्टर या एक क्लास खत्म करना जानता हूं, बट उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई उससे रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा, है ना। तो आप उससे नेट नहीं पास कर पाओगे, फिर फायदा क्या पढ़ने का? उससे आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी टाइम वेस्ट। इसलिए बेहतर वही है कि आप भी पढ़ो और हम भी आपको कुछ पढ़ाएं, तो उससे आपको आपका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हन्ना अरेंट राजनीति में सक्रिय नागरिकता की पक्षधर हैं और मानती हैं कि उसी से राजनीति का प्रजातांत्रिक स्वरूप बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, उसी से राजनीति का प्रजातांत्रिक स्वरूप बनाए रखा जा सकता है। हन्ना अरेंट कह रही हैं कि राजनीति जो होता है उसके प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सक्रिय नागरिकता। ठीक है, हन्ना अरेंट ने कहा कि सक्रिय नागरिकता के माध्यम से हम राजनीति के डेमोक्रेटिक फॉर्म को, राजनीति के हम लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं। अगर राजनीति को सही तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चलाए रखना है तो हमें सक्रिय नागरिकता करनी पड़ेगी, सक्रिय सहभागिता करनी पड़ेगी। अगर हम सक्रिय नागरिकता या सक्रिय सहभागिता नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? तो जो प्रजातंत्र का स्वरूप है, जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा, वो फिर तानाशाही में बदल जाएगा, या फिर कहें कि वो बदल जाएगा सर्वाधिकारवाद में, सर्वाधिकारवाद में बदल जाए। ठीक है, अब देखिए हन्ना अरेंट के अनुसार सक्रिय नागरिकता के महत्व को 4 तरह से रेखांकित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, जिनको एक एक करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भैया आरपीएससी में पूछता है। आरपीएससी में बिल्कुल हिला के क्वेश्चन, मतलब आपका माइंड लेवल बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल हिला के रख देगा आपको, है ना। तो आरपीएससी का क्वेश्चन आप अनुमान नहीं लगा सकते कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सक्रिय नागरिकता के महत्व को उन्होंने कितने तरीके से रेखांकित किया है? तो 4 तरीके से हन्ना अरेंट ने पहले बताया उन्होंने कि यह भाषण और कृत्य के माध्यम से स्व को उद्घाटित करती है, सक्रिय नागरिकता। ठीक है, सक्रिय नागरिकता का मतलब है कि आप भाषण लो और कार्य एक्शन के माध्यम से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, यही सक्रिय नागरिकता है। अगर आप भाषण में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप पॉलिटिकल सेक्टर में एक्शन नहीं लेते, तो इसका मतलब है आप अपने आप को कभी भी परिभाषित या अपने आप को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। दूसरी बात कहती हैं कि यह अपने साथियों के साथ मिलजुल कर कुछ नया बनाने की प्रक्रिया है जो प्रसन्नता प्रदान करती है। ठीक है, सक्रिय नागरिकता क्या है कि लोग जो आपके साथी हैं, ठीक है, उनके साथ मिलजुल कर कुछ नया चीज करो या नया क्रिएटिविटी करो। ठीक है, न्यू क्रिएटिविटी करो। अभी आपको देखने को मिलेगा न्यू क्रिएटिविटी का सिद्धांत भी, कुछ नया करने की कोशिश करो जिससे आपको प्रसन्नता मिले, आपके साथियों को भी मिले। तीसरा इन्होंने कहा कि यह अस्मिता को स्थापित करती है। कौन? सक्रिय नागरिक। अस्मिता का मतलब आपकी पहचान को,
सक्रिय नागरिक बनेंगे तो आपकी पहचान स्थापित होगी और विश्व की वास्तविकता से आपको सामना कराएगी कि दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं। ठीक है, सक्रिय नागरिकता यह महानता एवं दक्षता को प्रदर्शित करती है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स आपको मोस्ट याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हन्ना अरेंट इज अ फेवर ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप in politics, in beliefs that only through this the democratic nature of politics can be maintained. ठीक है, according to her the importance of active citizenship can be underlined in the 4 ways. ठीक है, इन्होंने सिटीजनशिप को एक्टिव सिटीजनशिप इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, जैसे ऊपर हाईलाइट करके लिखा गया है तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। तो अब देखिए इसमें पहला इन्होंने बताया, इट रिवेल्स द सेल्फ थ्रू स्पीच एंड एक्शन, it is the process of creating something new together with the one's peer which provides happiness. Third is the establishes its self identity and confronts the reality of the world. It displays greatness and efficiency. तो ये 4 तरीके से इन्होंने सक्रिय नागरिकता के बारे में 4 महत्वपूर्ण तथ्यों को इन्होंने रेखांकित किया है कि 4 महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही ये वीडियो सीरीज आपकी यहीं पर एंड होती है और नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम कुछ और चीजों को कवर करेंगे। हालांकि पीपीटी आगे बन गई है, सारी चीजें कवर हैं, क्वेश्चन भी कवर हैं, सब कुछ बन चुके हैं और वीडियो अभी अपलोड होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड देखने को मिलेंगी या फिर जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।